हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज जुमा है, आपकी कॉल्स दी जाती हैं। पहले कॉलर है हमारे साथ अली हैदर साहब कराची से। जी अली। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया मौका देने का। मैं बस ये बात करना चाह रहा था, पहले तो आप लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जिस तरह ट्विटर पे आप लोगों को फॉलो कर रहा होता हूँ, किस तरह आप लोगों ने अपना और अभी प्रोग्राम के अंदर भी न्यूट्रल की तौर पे अपने आप को रखा है, और सबसे अनबाइज्ड जो जर्नलिज्म जो मैंने अब तक देखा है जितना भी टीवी पे और ट्विटर पे, वो लोग आप तीनों लोग अफराद कर रहे होते हैं। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया एक न्यूट्रल जर्नलिज्म करने के लिए। दूसरी बात खतरनाक लफ्ज़ है सर। हाँ वो है, उन मानों में नहीं कह रहा जाहिर है जो इस तरह राइज हो गया है इसका मतलब, लेकिन वैसे मैं जो एक जर्नलिज्म में बात कर रहा था उन मानों में अगर आप कह दें तो हम उधर भिजवा भी देंगे यार। मतलब हमारा इंप्रेशन यही चाह रहा है आजकल यार। जी। और दूसरी ज़रार साहब से एक दरख्वास्त की, ज़रार साहब ट्विटर में कब आप वापस आएंगे? यार पता नहीं बॉस, थोड़ा दिल उतरा हुआ है। पता नहीं, अब 2-3 और चीजें भी थी, लेकिन अब मैं क्या कहूँ। अगले कॉलर हैं जी डॉक्टर आरिफ, वो भी कराची से। जी आरिफ साहब। और नहीं बात वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर आरिफ बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी। मेरा मसला जो है ये है कि स्टेट बैंक से मुझे कुछ मसाइल हैं कि बैंक ओपनिंग में और बैंक आपका जो अकाउंट है क्लोजिंग के अंदर, बैंक हमारे अकाउंट कुछ हैं जो दूसरे शहरों में ट्रांसफर हो गए, डॉर्मेट पड़े हुए हैं, लेकिन बैंक अकाउंट को क्लोज नहीं करते हैं। आप उनके पास जाएं दूसरे शहर में, चक्कर लगा के आ जाएं, पेट्रोल रुपये का खर्चा करके बाद 1000 रुपये आता है, लेकिन वो क्लोज नहीं हो रहा है। अभी भी मैं कई दफा 8-8 10-10 साल हो गए नहीं होते क्लोज। नहीं, कैसे नहीं क्लोज हो रहे डॉक्टर साहब? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बैंक से वो होता है ये आपका क्लोज हो गया, फिर वो कहते हैं इसमें आपका प्रॉफिट आ जाएगा, इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक मैं बताऊँ मिसाल, मैं रिटायर्ड, मैंने गवर्नमेंट जॉब से ली, ठीक है, जामशोर में मेरा अकाउंट था नेशनल बैंक का। उसके बाद मेरी पेंशन आनी शुरू हो गई, उन्होंने कहा नेशनल बैंक अकाउंट खोलें अपना, मैंने खोल दिया अपने घर के पास। उसके बाद उन्होंने 2005 साल के बाद कहा कि आपका NIC नई कॉपी चाहिए, मैंने जाके दे दी, तो वो पिक नहीं कर रही थी। कहने लगा आपकी पिक नहीं हो रही है, आपका कहीं और अकाउंट है नेशनल बैंक में? मैंने कहा मेरा तो नहीं है। तो बहुत देर बाद उन्होंने निकाला, कहने लगा आपका जामशोर में कभी था? मैंने कहा भाई वो तो मैं रिटायर हो, मुझे 6 साल चल रहा है, और मैं जो है ना, मैंने रिटायरमेंट ली थी 2010 में 25 साल की सर्विस से। तो वो तो आरिफ साहब मैं समझना चाह रहा हूँ, जब उन्होंने कहा कि 50 पैसे अगर पड़े, और उसके बाद वो 1.5 घंटा मेरा उन्होंने लिया, उसके बाद वो क्लोज ही हुआ। एक बात नंबर इसका सिंपल सोल्यूशन मेरे ज़हन में एक बात आती है, जिस तरह पर सिम ब्लॉक किए ना, आप हर उससे कहें कि अपना जो है NIC डालें कि ये मेरे एक्टिव अकाउंट हैं, इसके अलावा मेरे जितने अकाउंट है सब क्लोज कर दिए हैं वो। लेकिन उसके लिए कोई प्रोसेस तो आपको करना ही पड़ेगा ना, या तो आपको रिटर्न को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी या ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप एक नंबर देना, जैसे अब सिम ब्लॉक कराई नहीं, चूंकि बैंक मुख्तलिफ होते हैं ना, बैंक मुख्तलिफ होते हैं, तो हर बैंक में आपके जितने भी बैंक्स में अकाउंट्स हैं फर्दन जाके आपको खुद क्लोज करवाने पड़ेंगे। मैंने भी क्लोज कराया, मुझे भी ऐसे ही कराने पड़े थे सर। ऐसा ही होता है, और कोई तरीका है नहीं। और अब तो चूंकि बैंकों में सेंट्रलाइज सिस्टम है, तो अगर आप जामशोरो नेशनल बैंक में अकाउंट है तो आप कराची में भी नेशनल बैंक के किसी ब्रांच में जाके उसका अकाउंट क्लोज करवा सकते हैं। आप कोई मसला नहीं है। पहले अलग अलग नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। नेशनल बैंक का शायद मसला है थोड़ा सा। वो जहाँ तक मुझे नेशनल बैंक में से बात सही है, ओके, बिकॉज जहाँ तक मुझे नेशनल बैंक याद है, तो अब होता है ना डॉन अखबार के नीचे नेशनल बैंक की ब्रांच है, तो वहाँ पर तनख्वाह वहीं जाती थी और मैं अकाउंट खोलना पड़ता था। आई होप मैंने बंद किया, मुझे याद नहीं है, लेकिन वहाँ पर मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे आप टाइम मशीन में ना 70 की दहाई में पहुँच गए हो, वही थदियाँ थी, पेपर वो गत्ते वाले जो फाइलें होती हैं और रस्सी से नहीं, अब वो शायद चेंज हो थोड़ा सा बेहतर हो गया, 80 की दहाई में आ गए जी। हमारे दोस्त हैं जी कामरान अली नवाबशाह से। जी कामरान। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अगर तुम वोट मुझको दोगे भाई, पनपने की नहीं कोई बुराई, ये कहना कि नाकिस है सफाई, गटर से भी अगर खुशबू ना आई। अब सर 3 दिन से मुसलसल बारिशें चल रही थी, आज थोड़ी सी थमी है, और तकरीबन तमाम मार्केटों में 3-3 फीट पानी खड़ा हुआ है, घरों में दाखिल हो गया है, दुकानों में दाखिल हो गया पानी। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, आसिफ अली जरदारी साहब का हल्का है ये, कि वो बस हल्के में आ जाएं तो काफी हद तक मसाइल हल हो जाएंगे। बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। कम कहे तो ज्यादा समझे। मिर्जा शकील हैं मिर्जा गुजरावाला से। गुजरावाला से। जी शकील भाई। जी अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह।
सर मैं एक सवाल करना चाहता था। मेरा सवाल क्या दर से एक रिक्वेस्ट है जो आपके जराये से काम तक पहुंच जाएगी कि हम लोग कश्मीरी हैं, पाकिस्तान में सेटल हैं। आज़ाद कश्मीर असम्बली में हमारी 12 सीटें जी महाजरीन, तो वो हमारे जो हल्के में तकरीबन आप कह सकते हैं ये वो एक पूरे सूबे पर मुनस्सर है या 1.5 सूबे पर इनकी लिमिटेशन ढली हुई है। वो 1.5-2 लाख वोट पे बने हुए हैं। तो अगर कश्मीर के या पाकिस्तान के बाकी हल्कों आबादी की निस्बत से तकसीम करके मजीद सीटें क्रिएट की जाती हैं तो इन 12 सीटों को भी तो मजीद अभी वक्त के साथ इनको बढ़ा देना चाहिए ताकि लोगों को मसाइल हल हो सके और लोगों के लिए आसानियाँ भी पैदा हों, उनको नुमाइंदगी भी बेहतर हो सके। तो एक सवाल तो ये था। तो एक सवाल और है, मैं पहले भी आपसे 2 मरतबा इस पर बात कर चुका हूँ लेकिन आपके जरिए से बात पहुँच जाती है, ये आपकी शफ़क़त है। सर हम इंटर कश्मीर ट्रेड के साथ वाबस्ता थे, तो हम जो कश्मीरी ट्रेडर थे ना, हमने पाकिस्तान और भारत के दरमियान पीस एम्बेसडर का काम कर रहे थे। पीस एम्बेसडर का काम कर रहे थे कि हम बेहतर तरक्कात के लिए हम एक पुल का काम कर रहे थे। लेकिन जब से ये ट्रेड बंद हुआ 18 अप्रैल 2019 से, तो तब से मीडिया में तो हम आवाज उठा रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही सर। चलें मिर्जा साहब, ये हम पता कर देंगे। मेरे भी जहन से निकल गया, आपने पहले फोन किया था, कॉल की थी। हाँ, तो इसको हम वो करेंगे। मुझे नहीं पता कि यार ये किसी के हाथ में है ये चीज़ है। नहीं, इसका ताल्लुक तो जियोपॉलिटिक्स से वही है, वही है। ये मतलब किसी कौन है अगले? अच्छा, अगले कासिम रजा हैदरी हैं लाहौर से। कासिम रजा हैदरी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जी, वालेकुम सलाम। जी लंदन से, लाहौर से। ओह, लंदन से, सॉरी सर, आवाज़ नहीं आई थी जी। हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये टीवी के चैनल जो है इनको कराची के ऊपर सियासत के लिए कोई व्हाट्सएप आता है तब ये देते हैं। मतलब मैं देख रहा हूँ कराची में इलेक्शन हो रहे हैं लेकिन कोई भी तीनों पार्टियों को टीवी पे बिठा के उनसे मुज़ाकरा नहीं कर रहा। मतलब कराची की पॉलिटिक्स को ये तमाम टीवी चैनल ने बिल्कुल बैकयार्ड में क्यों फेंक दिया है? आप लोगों को पाबंदी है कोई? नहीं सर, पाबंदी कोई नहीं है। मसला ये है कि उससे बड़ा इशू ये है कि जिस तरह से बारिशें हो रही हैं। सुन लें जी डॉक्टर साहब जी, कासिम साहब। ओवरऑल मैं देखता हूँ कि सिर्फ पंजाब में ही सियासत हो रही है, बाकी भी जगह की कोई बात नहीं होती। कोई मुज़ाकरे के अंदर मैं देखता हूँ एमकेएम का कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं बिठाया जाता। अब तो एमकेएम पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, आप मैं लंदन से बात कर रहा हूँ तो लंदन की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन ना पीएसपी का कोई भी बंदा मुझे टीवी पे नजर आए, वो पता नहीं अरसा हो गया कि आते ही नहीं है या ये खुद नहीं आते। सर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही होती हैं। अच्छा हैदरी साहब, शायद आपकी नजर मुज़ाकरों में आपकी शायद नजर नहीं, हर रोज ही कर रहे होते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, एक और ये टॉक शोज की बात कर रहे हैं, टॉक शोज में इनवाइट करते हैं। हैदरी साहब सॉरी, अगर आप इजाजत दें तो देखें, अब तकरीबन अप्रैल से लेके अब तक सेंटर ऑफ अटेंशन सियासी तौर पर कराची तो नहीं रहा ना। या तो इस्लामाबाद में जो हो रहा है, फिर जो पंजाब असेंबली में हुआ है, अब ये शहबाज गिल का सिलसिला चल रहा है। तो ये कोई डिलिबरेट नहीं होता जी। हमें क्या है, हम कराची पे भी बात कर सकते हैं, लाहौर पे भी बात कर सकते हैं, पेशावर में भी कोई इलेक्शन हो रही हो वहाँ पे भी बात कर लेंगे। मेरे ख्याल में क्योंकि एक बाई इलेक्शन है और साल इलेक्शन को रह गया है, तो इसमें कैंडिडेट्स को बिठा के कि वो साल में क्या करेंगे, मेरे ख्याल में उसमें वो जो है गोइंग फॉरवर्ड आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी है और इवेंचुअली जब हम जनरल इलेक्शंस की तरफ जाएंगे तो इस तजवीज़ को मद्देनज़र भी रखेंगे। वो तो होगा ही होगा। जनरल इलेक्शंस में तो रूटीन में होता है कि मतलब जो अच्छा हर हल्के पर नहीं हो सकता, जाहिर है, लेकिन मेजर हल्कों पे, मेजर हल्कों में और शहरों पे और मेजर कैंडिडेट्स पे तो डेफिनेटली होगा। जी अंसारी, हेलो जी भाई। हेलो जी 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 अंसारी साहब, यासीन अंसारी बात कर रहा हूँ फ्रॉम कराची। जी सर। हाँ, मेरा एक मसला है, बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन मेरा ख्याल आपने यहाँ कभी भी उसको डिस्कस नहीं किया है, तो मैं वो छेड़ देता हूँ यहाँ पे। ये डायरेक्टोरेट ऑफ नेशनल सेविंग्स के जो मराकिज है उनके हवाले से ये है। अच्छा। हाँ, उनका मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने अभी हाल ही में एक नया कोई रूल पास किया है
मैं डायरेक्टली तो इन्वेस्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे बड़े भाई और मेरे बहनोई जो है वो उसमें इन्वेस्टर है, तो उनके साथ ये आए दिन होता रहता है। अभी पिछले दिनों 2 दिन पहले ही ये हुआ है, तो इसलिए मुझे याद आ गया, मैंने कहा भाई ये मसला मैं आपके गुजार कर देता हूँ, तो ताकि आप मुतालिका अथॉरिटीज को पहुंचाएं कि भाई इसका कुछ कीजिए। तो आप थोड़ा स्पेसिफिक बता दीजिएगा कि रूल क्या चेंज हुआ है, रूल नंबर क्या था, कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन है? सिंस आपके भाई को आपने रेफर भी किया तो उनसे स्पेसिफिक डिटेल। जी मैं रूल बता देता हूँ कि रूल उन्होंने ये किया है कि आपसे ये कर रहे हैं कि भाई जो भी उनके जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है मुख्तलिफ सेंटर्स के थ्रू, उनके मुख्तलिफ सेंटर होते हैं ना, वहाँ वो वहीं पर ही उनकी जो इनकम होती है वो वहीं उनको दी जाती है और वहीं से ही वो ऑपरेट होता है। तो ये कराची में और पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में मुख्तलिफ जगहों पर, एक ही शहर में कई जगहों पे वो सेंटर्स मौजूद हैं। अब उनका ये कहना है कि भाई उनके पास जो ह्यूमन रिसोर्स, टेक्निकल रिसोर्स और दीगर रिसोर्स है वो बहुत ही कम है, लिहाजा वो इन्वेस्टर्स को जो है वो प्रॉपरली सर्व नहीं। आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, उसी तरफ आ रहा हूँ कि भाई वो इन्होंने ये किया हुआ है कि अब ये नया रूल ये निकाल दिया है इन्होंने कि भाई आपको बायोमेट्रिक करानी है और अपना अकाउंट, यानी जो वो जहाँ से जो उनको इनकम मिलती है तो जो वहाँ से जिन सेंटर से वहाँ पर आकर आपको बायोमेट्रिक कराना पड़ेगी और वहाँ एक चेकबुक टाइप की कोई चीज होती है। तो इसमें मसला क्या है? इसमें मसला क्या है? उसमें मसला ये है कि भाई वो 31 अगस्त उसकी आखिरी तारीख रखी है कि भाई वहाँ आकर आपको ये बायोमेट्रिक कराना है, और दूसरा ये कि वो रोजाना सिर्फ 10 या 20 या 30 मैक्सिमम 30 लोगों को वो टोकन इशू करते हैं, जिसके लिए वो फजर की नमाज के वो बुला लेते हैं आपको। जी बिल्कुल, ये मुझे पता है इस इशू के बारे में, और यकीनन अभी अगर आप जाएं किसी भी नेशनल सेविंग सेंटर में इतने लोग हैं कि आप शायद दाखिल नहीं हो सकते। तो अब जहां तक बायोमेट्रिक कराने का है वो तो मेरा ख्याल है वो तो हर बैंक में वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अच्छा, चेकबुक्स और एटीएम कार्ड्स भी अब इशू हो रहे हैं, वो पता नहीं किस लिए, बट पॉइंट ये है कि मेरा ख्याल है कि बेहतर होगा कि जो है अथॉरिटीज़ इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दें, क्योंकि ये है 31 अगस्त तक, सितंबर 31 तक कर लो, क्योंकि बात इनकी सही है कि इतने लोग होते हैं कि यू कैन बेली एंटर द प्लेस। तो क्योंकि ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स भी होते हैं इसके अंदर, ज़्यादातर क्या 90%, तो बेहतर होगा कि थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें ताकि लोगों को इतना मसला ना हो। इतना कह सकता हूँ, अदरवाइज मूव जो है वो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फैसिलिटेट करना चाहिए। अब वो 30 करके बुला रहे हैं और सबसे ज़्यादा पैसे नेशनल सेविंग के पास हैं और सबसे कम जगह और सबसे थके हुए ऑफिसेज उनके हैं, और सबसे बोसीदा निज़ाम भी वही है। अभी 4 रजिस्टर पे एक रजिस्टर लाते हैं, अभी तक रजिस्टर चल रहे हैं। वो नहीं 60s के होटल में जब आप जाते थे तो नाम और वो फलाना एक बड़ा सा रजिस्टर होता था, उस मॉडल के हैं तकरीबन। तो ये भाई अगर आप इतने रिचेस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं कि सारे के सारे पेंशनर्स ऑलमोस्ट आपके पास आते हैं और सीनियर सिटीजन, तो यार कुछ बेहतर कर दें हालात दफ्तरों के, थोड़ी सी जगह बड़ी कर दें, और जो गार्ड्स हैं उनके कम से कम ये जो रिक्वायरमेंट है इसको थोड़ा सा स्टैगर आउट कर दें, क्योंकि आजकल वैसे भी बारिशों का मौसम है यार, तो ये लोगों का आने जाने में भी मसले। ये कोई चांद या सितारे तोड़ के लाने की फरमाइश नहीं है, आप कर सकते हैं, आपके पास वसाइल हैं, कर लीजिए। अदनान सज्जाद हैं हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से हैं अदनान साहब? पिंडी। ओ माजिद निज़ाम साहब हैं कराची से। जी माजिद साहब, वालेकुम अस्सलाम। जी सर। अच्छा सर, मेरी एक राय है, अब मशवरा है, ये जो हम अब नेक्स्ट जनरल इलेक्शन में जाएंगे तो बजाय हम वोटिंग करवाएं, मुल्क कौम का पैसा खर्च हो, वक्त हो। आवाज आ रही सर? जी 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 सर, सॉरी सर, एक बात दोहराएंगे, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही थी। आपके यहाँ टीवी भी चल रहा है भाईजान, टीवी भी चल रहा है गालिबन आपकी तरफ। एक सेकंड म्यूट करना, म्यूट करना। हेलो हेलो, जी सर, आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा था सर कि अब जो हम नेक्स्ट इलेक्शन में जाएंगे, बजाय हम वोटिंग करवाने के, हम ऐसा क्यों ना करें कि हमारे जो अरबाब इख्तियार है वो जो है वो टेंडर करें। जैसे 3 पार्टियां ना हमारी बड़ी, सही है, पार्टी, नून लीग और पीटीआई, टेंडर करवाएं, उनसे लिखवाएं कि भाई जब आप इख्तियार में आएंगे तो बजाय ब्लेम गेम करने के आप इस मुल्क को कितने अरसे में संवारेंगे। यानी एक कहता है 1 साल में, एक कहता है 2 साल में, एक कहता है 3 साल में। तो 1 साल वाले जो दावा करता है आप उसको इख्तियार दें, और अगर वो उसको पूरा ना करे
तो फिर उनसे जितने इलेक्शन में या जितने भी उनके सिलेक्शन में पैसे खर्च हुए वो निकलवाए, और उनको लिख के देना पड़ेगा कि अगर हम ये जो दावे कर रहे हैं पूरा ना कर सके तो हमें आप सजा दें, हमेशा के लिए बैन करें और हमें ना अहल करें। माजिद साहब मैं तो एग्री कर रहा हूं, लेकिन पिछली हुकूमत जो आई थी उन्होंने तो कहा था हम 3 महीने में सारा काम होता तो फिर उसको पकड़ लेते हैं। आउट ऑफ विंडो सोल्यूशन तो नहीं यार, बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स एक चीज होती है, ये तो आउट ऑफ द हाउस है। नहीं ये वैसे आई लाइक इट। अच्छा, क्रिएटिविटी है इसमें, मुझे पसंद, और इसको और थोड़ा पॉलिश करके इस पर थोड़ा काम किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्टर को नए आइडियाज, बिल्कुल वही मॉडल है। आई थिंक जो सड़क बनाने वाले और सड़कें जैसी बन रही है, सड़कें जैसे बन रही हैं वो भी फिर अच्छा है भाई, अच्छा है। ये एक और प्रॉब्लम है वैसे इसने निशान दी। मुराद ख्वाजा हैं जी लाहौर से। जी मुराद भाई। वालेकुम अस्सलाम। जो आउटसाइड द बॉक्स सॉल्यूशन है, तो डेमोक्रेसी में मेरी भी एक सजेशन। जरूर सर। जी कि जो ये कहते हैं कि जी वो नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए और उसकी रुकावट नहीं होनी चाहिए, और ये 9 हल्कों में है, तो वहीं से बैठे हुए उसके कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर करके इमरान खान और उसका डायरेक्ट मुकाबला करवा दें। अगर इमरान खान ज्यादा जीत जाता है सीटें तो वो वहीं रहें और अपने केस फेस करें, वरना फिर मेरा मतलब है ठंडे होके बस में आने की। एक तो आप किसको ठंडा करना चाह रहे हैं सर? जो गरम है। ये बात ये होता है, ये बात। हाँ, लेकिन ये मियां साहब कन्विक्टेड है। हाँ जी, अगर वो हो जाते, एक देखें ये लोगों का बनाए हुए कानून है ना, कोई आसमानी कानून तो नहीं है ना, तो एक दफा होने दें। आउटसाइड द बॉक्स जब निकालना है तो निकाल लें फिर इसी तरीके से। बात सही है ख्वाजा साहब, और मुकाबला बड़ा मजेदार होता है। सही बात, बड़ा मजेदार मुकाबला। जी जी ये जो गार्डियन में उनसे मंसूब करके आईके से मंसूब करके उसको टीएलपी और वो बड़े नेगेटिव अंदाज में पेश कर रहे हैं, और वो किसी को इमोशनल करना चाहते हैं कि उसके ऊपर। आप सलमान रुश्दी वाली बात कर रहे हैं? जी वो ट्विस्ट है, क्योंकि वो उनका पीटीआई का मौकफ ये है कि उसने जो सैड और टेरिबल कहा था वो उस चीज पे कहा था कि भाई उसको ये मुस्लिम होने के नाते पता था कि लोगों की कितनी इमोशनल अटैचमेंट है, क्या नहीं? उससे हट के जो टीएलपी और वो उसको नेगेटिविटी में, और उसके अंदर कुछ सो कॉल्ड सूडो किस्म के जर्नलिस्ट भी शामिल है। मैं नाम नहीं देता, पर वो लेना सर, नाम क्या हो गया? नाम लेना वो जिस तरह ऑनलाइन होते हैं, वसीम अब्बासी, कोई पता नहीं इस किस्म के अननोन से होंगे, यूट्यूबर्स, जिनको मैं जर्नलिस्ट नहीं कहता, जर्नलिस्ट कहता हूँ। बाय द वे, जर्नलिस्ट, दे आर जर्नलिस्ट। तो वो अच्छा है। आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये तो मैं नोट कर रहा हूँ। हाँ जी सर, आप मुझे बुलाते रहे तो मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग। सर जरूर आप आते रहे सर, आपको ये तो खुली दावत है, आपका शो है। जी वो शो तो है, पर वो मिलना भी तो मुश्किल है ना। सर जो चीज आसानी से मिले उसके फिर आपको पता है मजा भी नहीं आता। हाँ, वो डायरेक्ट लाइनें होती है ना, उसको इस्तेमाल किया जाता है। आप व्हाट्सएप कर दिया करें ना सर, हम लोग हिले में व्हाट्सएप। बात इतनी है कि ये जो चीज हो रही है, इफ समथिंग हैपेंस बैड टू हिम, जो उसकी मतलब अनगिनत वोटर हैं, वो किसके पीछे जाएंगे, जरा ये सोचना चाहिए। लिहाजा इस चीज को जो है ना आप कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल जी सॉरी सर। जी आप एक आया इमरान खान जो है वो पॉलिटिशियन कम सेलिब्रिटी है या वो स्कॉलर है, और एक ईरानी शिया फतवा पे वो उसको किस तरह एंडोर्स कर सकते हैं पब्लिकली, यानी इट वुड हैव बीन अ म्यूजिक टू द ईयर्स ऑफ वेस्टर्न मीडिया। वो पूरे इस्लाम के ऊपर अपना वेनम फेंकना था उन्होंने। ठीक। रसूल बख्श है उथल बलोचिस्तान से। जी रसूल साहब। पहले तो आप तीनों को मैं सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम सलाम सर। माशाल्लाह आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। मैं आपका प्रोग्राम शौक से सुनता हूँ। बस मेरा सवाल ये था, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। वाह, आपको भी सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस दुआ का। चले
लुत्फ अली शाह हैं हैदराबाद से। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आप हजरात को, तीनों हजरात को सलाम। पहले मैं एक जनरली जी लाखों आदमी का मसला जो गवर्नमेंट मुलाजिम है जी गवर्नमेंट के जी उनका मसला आपके यहाँ पेश कर रहा हूँ। आपके तवज्जुह से पहुँच जाएगा इंशाल्लाह। और आपके थ्रू मतलब तीनों के जी सर मसला बताइए सर। ग्रुप इंश्योरेंस होता है जो हर मुलाजिम का इसके एक से लेके आखिर तक मतलब तनख्वाह में से रिकवर होता है। सालाना ग्रुप इंश्योरेंस मंथली पे में से माइनस करते जाते हैं। आदमी रिटायर होता है तो देते हैं, स्टेट लाइफ वाले भी देते हैं, गवर्नमेंट आर्डर 3 सूबों में तो मिल रहा है। 3 सूबे यानी पाकिस्तान के 3 सूबों में मिल रहा है, लेकिन हमें प्रावंश सिंध से बिल्कुल 1 टक्का भी नहीं मिल रहा है। और हजारों आदमी जो हैं, लाखों आदमी रिटायर हो चुके हैं जिनके अपने पैसे हैं, तनख्वाह में से गवर्नमेंट ने रिकवर किए हुए हैं, वो उनको दे रहे हैं, नहीं दे रहे। तो आप लोगों ने कुछ कहीं तो जी किस फोरम पे गए आप? हम तो अब सारे ये कम्युनिटी जो हैं, एसोसिएशन वाले हैं या जितने रिटायर बंदे इंडिविजुअल सारे ये फैले हुए हैं पूरे प्रावंश में, इकट्ठे नहीं हो सकते। मतलब कोई प्लेटफार्म मुराद अली शाह है, सीएम साहब है सिंध का है, सारे सिंध हैं जिनके पैसे खुद के हैं, बहुत सब अरसे से पड़े हुए हैं। अगर मिल जाए तो हमें मतलब पेंशन के साथ हम अपनी छत खरीद कर लें या कोई बच्चों का कारोबार या बिल्कुल जायज बात है, बिल्कुल मिलना चाहिए। बिल्कुल आपके अपने पैसे हैं और अगर 3 सूबों में मिल रहे हैं, सिंध में नहीं मिल रहे, तो यकीनन ये बहुत बड़ी एक नाइंसाफी है, वो भी रिटायर्ड एम्प्लॉइज के साथ। इसकी रेलेवेंट अथॉरिटी कौन होगी यार, मतलब सीएम से नीचे? ये चेक करना पड़ेगा किसी उससे। रेलेवेंट अथॉरिटी को भी ऊपर वाला कहे तो वो रेलेवेंट अथॉरिटी हरकत में आएगी। मेरा ख्याल है चीफ मिनिस्टर तक के कानों तक अगर ये बात पहुंच जाए, इसलिए कि छोटा मोटा नहीं, लाखों लोगों का मसला है और खयानत है बेसिकली सीधी कि जब आपने कटौतियाँ की हैं इस वादे पे कि आपको एंड ऑफ द डे पेमेंट हो जाएगी, तो जाहिर है कि कम से कम ये खयानत तो आप कम ही कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर साहब पर्सनल इंटरेस्ट लेके। थैंक यू सो मच। बदर मुनीर है लैया से। जी बदर साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बस ठीक हैं, आप सुनाएं कैसी है तबीयत? सर गुजर रही है सर। अच्छा, मैं एक गुजारिश ये करना चाह रहा था कि भाई ये शहबाज गुल को बड़ा प्रोजेक्शन मिल रही है और एक चैनल लेकर बैठे हुए हैं। हमारे इधर तौसा शरीफ के मगरबी साइड जितने भी बस्तियां हैं, कोई 14-15 सब डूब गई हैं। और जो नए का जो उसका जगह है जहाँ से गुजरती है, पेटा उसको हम कहते हैं, उसमें सिवाय जानवरों के, लाशों के और इंसानों के और ट्रैक्टर्स और पता नहीं क्या क्या उसमें हमें नजर आ रहा है। एक सिंगल पेनी तक परवेज इलाही साहब ने यहाँ नहीं भेजी, कोई रेस्क्यू नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा। डिजास्टर मिनिस्ट्री है पूरी, कोई सिंगल आप इसके ऊपर कोई चैनल्स जो है जो तबाही यहाँ हुई पड़ी है आप इमेजिन नहीं कर सकते। इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं कर रहे। हमने तो कल इस पे पूरा एक शो किया है और जनूबी पंजाब में, बलूचिस्तान में, सिंध में जो भी तबाही हुई है उस बारे में हमने अपनी तरफ से तो कहा है। अब जाहिर है दूसरों को हम नहीं कह सकते, लेकिन करना चाहिए क्योंकि बड़ी स्टोरी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सैलाब है, बहुत बड़ा हादसा है। हाँ, और जो आफत है, इतनी बड़ी कुदरती आफत है कि लोगों के घर तबाह हो गए, मवेशी मर गए हैं, बस्तियाँ ख़त्म हो गई। मोहम्मद सालेह कराची से। एजाज अब्दुल्ला, हाँ एजाज अब्दुल्ला साहब हैं कराची से। जी एजाज साहब। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो तो तीनों भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि हम लोगों ने मुल्क में इतनी नफरतें फैला दी हैं कि इतना हमारे यहाँ पे सैलाब की वजह से। आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुल्क में हम लोगों ने इतनी नफरतें फैला दी हैं कि इतना ज्यादा बारिशों से तबाही के बाद
हम ये कह रहे हैं कि ये बलूचिस्तान का मसला बलूचिस्तान हुकूमत का मसला है, सिंध में जो तबाही है वो सिंध का मसला है, पंजाब का मसला है। कौन कह रहा है? ये देखे ना, कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं। कौन कह रहा है? तो ये बात सारी जितनी भी हुकूमतें हैं आप खुद देखें ना कौन काम कर रहा है। और अब 2005 में जब हमारे यहाँ आपको पता होगा कि जो जलजले का मसला आया था तो सारी कौम एक हो गई थी, क्योंकि सारी पार्टियों ने भी साथ में उसका काम किया था। और अब देखें अब हम लोग अलग अलग काम कर रहे हैं और इतनी नफरतें फैला दी हैं कि सूबाई है तो लिसानियतें हम पे हावी आ गई। ठीक है, बराए करम भी वो किया जाए। और एक दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि कितना बड़े भी सियासतदान हो वो मजहब के बारे में खुदारा बगैर तहकीक के अपनी जबानों को बंद रखें, क्योंकि उनका बोलना ये बड़ा खतरनाक होता है। क्योंकि वो हमारे जब दिलों को हर्ट करता है ना तो हमारे दिल में नफरतें पैदा होती हैं उनसे। ठीक है। तो मैं सर आप तो नफरतें खत्म करने की बात कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि नफरतें पैदा होती हैं, तो टॉलरेट करें ना सर। नहीं, बेशक मजहब के एतबार से हो सर, टॉलरेट कर लें, कोई बात नहीं, क्या है इसमें। मोहम्मद साले हैं जी कराची से। जी साले साहब। मेरा छोटा सा गर्व है जी। हेलो। जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो उसने कहा कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा और नवाज लीग ने कहा कि हम एनआरओ नहीं लेंगे जी। इमरान खान साहब ने एनआरओ दिया और नवाज लीग ने लिया, ठीक है ना। वो एनआरओ दोनों ले चुके, एक ने दिया दूसरे ने लिया। और दूसरा दूसरा पॉइंट ये है कि आजकल हालात देखो, इदारों जूते हमारी आंखें और ये सियासत की नूरा कुश्ती और टीवी चैनल खोलते हैं तो कभी किसको पकड़ लिया कभी किसको पकड़ लिया। खुदारा मैं ऐसे एक पाकिस्तानी खुद को खड़ा फील करूं कि मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ। महंगाई के हालात देखो, बारिशों के हालात देखो। सिंध एक पार्टी से 15 साल से यरगमाल है, वहां पर अगर कोई उड़ता है तो या तो उसको डरा दिया जाता है या FIR कट जाती है या कत्लेआम कर दिया जाता है। तो लिहाजा सर कुछ मुल्क को सही सिमत में ले जाओ ताकि ये महंगाई कम हो और प्लस में जो है ना कुछ गरीब आवाम को रिलीफ मिले और कुछ पाकिस्तान आगे निकलने की तो कोई तवक्को नहीं आ रही है सर। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। और बंदा क्या कह रहा है, कुछ ऐड नहीं कर सकते हम। बिल्कुल आपने बताया। साजिद कादरी हैं हैदराबाद से। जी साजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। वही नेशनल बैंक का पेंशनर हूँ जी। वही शिकायतें आप 5 सालों से सुनते आ रहे हैं। अच्छा क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई दरखास्त? रिव्यू नहीं सर, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो फंसे हुए हैं, इधर वो है उधर वो है, अस्पताल है वो है फलान है टीर है बटीर है, कुछ भी नहीं है। अब तो गवर्नर भी नए आ गए हैं हमारे स्टेट बैंक के, कोई तो प्रेसिडेंट तो किसी से तो बात करें कम से कम। हालात ये हो गए हैं, तीनों साहिबान को अर्ज करता हूँ कि कमीज सिलवाते हैं तो सलवार फट जाती है, सलवार सिलवाते हैं तो कमीज फट जाती है, और दोनों अगर सिलवाते हैं जी जी जाने क्या पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन ये कि जो ये कुछ नहीं है, नहीं अदालत ये नहीं, उन्होंने पूरी सिचुएशन बॉक्स में बंद कर दी खूबसूरती के साथ। इसका मजा नहीं। सदाकत हुसैन साहब हैं, कहाँ से? सखर से शायद। हेलो जी। सखर से मैं बात कर रहा हूँ। सखर से जी। अस्सलाम वालेकुम सदाकत साहब। वालेकुम सलाम सर। मुझे सखर का एक बहुत पुराना इश्यू है। वहाँ पे जो जब भी बारिश होती है तो वहाँ के वही रोड्स सेम जो हम बचपन से 30 ईयर्स बिफोर देखते आ रहे हैं उसी तरह से डूब रहे होते हैं जैसे पहले डूब रहे थे 30 साल पहले। इसमें कुछ मेहरबानी तो अभी क्लाइमेट चेंज की है, वो हम मानते हैं और गवर्नमेंट उसको एक आफत करार दे रही है, लेकिन हालात 30 साल से वही हैं। शहर की जो अगर ज्योग्राफी देखें तो वो नेचुरली एक नेचुरल वाटर रिजर्वायर वहां से गुजर रहा है। अगर हर शहर में सीवरेज का पानी के लिए अलग सिस्टम होता है और बारिश के पानी के लिए अलग होता है। अंदर सिटी में एक जेल बना हुआ है, जेल का रोड 30 साल से डूबता है, वहां से दरिया 400 मीटर पे जाता है। एक पाइपलाइन वहां से गुजार दी जाए तो हमेशा के लिए सिस्टम जो है रिजॉल्व हो जाएगा। सिर्फ पूरा सखर और रोड़ी से 10 किलोमीटर में इसी बैंक पे है जहाँ से पाइपिंग गुजार के वो रेन इमरजेंसी में यूज की जा सकती है।
बिल्कुल सही। सेम इज द केस विथ हैदराबाद, उसके भी आगे पीछे वही रिवर्स जा रहे होते हैं। तो अगर ये गवर्नमेंट खुद नहीं कर सकती तो किसी बेरिया टाउन जैसे कोई बड़े कंस्ट्रक्टर को अगर 3 महीने के लिए दे दे तो रेन इमरजेंसी को रिजॉल्व किया जा सकता है। दैट्स माय सजेशन। बिल्कुल, थैंक यू। यस, वैसे ये जो बात थी ना इनकी कि सूरज की लाइन अलग और बारिश के पानी की लाइन अलग, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मेरा ख्याल है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो वालों ने उस वक्त हल कर लिया। नहीं, मेरे ख्याल में 80s तक तो होती रही, लेकिन 80s के बाद अचानक ही उन्होंने जो है ना स्ट्रीम्स के अंदर डालना शुरू कर दिया। बस छोड़ो यार, दरियाओं के अंदर डालना शुरू कर दिया। जी, नासिर अहमद कराची से। जी नासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोग करते हैं माशाल्लाह से। मुझे खाली ये बताना था कराची के हवाले से, ये कराची के साथ ये जो सलूक हो रहा है कराची की आवाम के साथ, जो रोजाना रोडों के ऊपर जो हालात हैं बारिश के बाद, और कराची पूरे पाकिस्तान को पालने वाला शहर है। पूरे पाकिस्तान को पैसा कराची से जाता है, टैक्स की सूरत में जाता है और दूसरी सूरतों में जाता है। इस पे लगाता कौन है, ये पता लगे कि हमें इस शहर पे जो काम है वो कब सही होंगे। नहीं होंगे भी या नहीं होंगे? नहीं होंगे नासिर साहब, क्योंकि कोई संजीदा कोशिश तो होती नहीं। कराची वालों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फोरम से कि जी क्या करें कराची वाले? सर अभी आपने सखर वालों की भी सुन ली, आपने हैदराबाद वालों की भी सुन ली, अब इससे आगे बंदा क्या कह सकता? नहीं, कराची में जब तक कोई मजबूत लोकल गवर्नमेंट नहीं आएगी नहीं होगा। मजबूत लोकल गवर्नमेंट विद पावर्स एंड एक्सेस टू फंडिंग। ठीक है, कि बंदा मतलब ये नहीं है कि आपने बिठा दिया है सर ये सर आप मेयर हैं आज से, ये आप झंडा लगा दें अपने डेस्क के सामने और आप बैठे रहे यहाँ पे, कुछ देना भी पड़ेगा ना फिर। जी सॉरी, गर्देजी हैं लाहौर से। जी वकार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ज़ियादी साहब ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी सर। शायद थोड़ा सी आप पास करके आ रही है बात गालबन? नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, मैं कुछ एक सजेशन तो ये कि जो इलेक्शन बाय इलेक्शन में इस्तीफा दे के दोबारा लड़ते हैं इलेक्शन, उन पर पाबंदी होनी चाहिए। क्यों कि वो अदारे को नुकसान करते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो वो इलेक्शन लड़े वो। ठीक है, आपकी आवाज़ थोड़ी सी सर कट रही है, लेकिन जहाँ तक हम समझ पाए हैं कि बाई इलेक्शंस पे पहले भी बात हुई थी जो कि बाई मल्टीपल सीट्स में खड़े होते हैं, चाहे वो बाई इलेक्शन हो नॉर्मल के, वो जो बाकी सीटों को पाबंदी लगाई जाए। लिमिट लगाओ, एक दफा लिमिट लगा दो। नहीं, लिमिट भी क्यों लगाओ, इसलिए कि मसला ये कि इलेक्शन कमीशन का या बाकी जो हुकूमत है या खजाने का उतना ही पैसा खर्च होता है ना, और आपने एक सीट छोड़नी होती, एक सीट रखनी होती, बाकी छोड़नी होती है। तो बाकियों पे खर्चा कराने का मतलब है कि जब आप इस्तीफा देते हैं तो दोबारा उस पर इलेक्शन हो, तो उसका पैसा भी फिर इलेक्शन कमीशन ही दे, क्यों दे भी? अच्छा, इलेक्शन एक्ट जब बन रहा था 2002, इस पर थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी और ये कहा गया था कि ऐसा जो है ना रख लें, लेकिन फिर उस पर एग्री नहीं हुए। तो खालिद ऐवान है जी मुल्तान से। जी खालिद साहब। हेलो खालिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है सर कि अभी आपके वजीर आजम साहब ने पाबंदी लगाई लग्जरी आइटम्स पर जी, उसके बाद पता ये चला आपके वजीर खजाना साहब फरमा रहे थे कि जनाब के वो अपना वजीर आजम तो ये चाहते हैं कि ये लग्जरी आइटम्स पर पाबंदी लगाई जाए, लेकिन MIMF कह रही है कि आप नहीं जी, आप पाबंदी हटा लें। जी ऐसा ही है। अब आप ये देखिए, सोचने की बात ये है कि क्या मुल्क है, क्या हम लोग हैं, हम कर्ज लेते हैं, सूद के साथ वापस करते हैं। अब हमारी खुद मुख्तारी इतनी भी नहीं है कि हम अपने लग्जरी आइटम ना मंगवा के अपने डॉलर अपने पास रोक सकें। वो तो IMF अब ये चाहता है कि मैं जितने पैसे दूं ये 10 दिन में खर्च कर दें, फिर भीख मांगने मेरे पास आ जाए, फिर मैं अपनी शर्तें बढ़ा दूं। सर कमजोरी हमारी भी तो है ना मेरे भाई, कमजोरी तो ये हर हुकूमत क्यों जाती है IMF के पास? कौन सी हुकूमत है जो नहीं गई आज तक? और जिन्होंने डिले किया उन्होंने तो मजीद नुकसान ही होता है ना। वही ना। तो और IMF का ये कहना है कि WTO के तहत आप जो आज़ाद तिजारत है उस पर इस तरह पाबंदी नहीं लगा सकते। अच्छा, आप पाबंदी नहीं लगा सकते, आप ड्यूटीज लेकिन लगा सकते। अच्छा, वो मिफ्ता ने कहा है कि हम इतनी महंगी कर देंगे, भारी ड्यूटीज लगाएंगे। ये एक तरीका है, बिल्कुल बात सही है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन
मतलब ब्लैंकेट बैन्स वो बहुत देर के लिए बर्दाश्त नहीं करती। हाँ, अब वो आप कह सकते हैं कि वो पूरा निजाम ही ड्यूटी बढ़ाना आपके इख्तियार में है। ड्यूटी बढ़ाना आपके इख्तियार में जी। तो और कौन है? कोई है? मुझे कॉलर का नाम याद अभी नहीं है जी। मोहम्मद रफीक झेलम से जी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। बोलूं सर? बोले जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक शेर से शुरू करूंगा बात को। तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की जगह मर्ग मुफाजात। यस, मर्ग मुफाजात जी जी। तो यहाँ पाकिस्तान के बने हुए तो एक मखसूस तबका सन 48-49 में ही बन गया था, जो अब तक सारी सहूलतें जो उसने वो एक साइड पे की हुई हैं। सियासी तबका एक महदूद है कि उन्होंने अपनी सारी सहूलतें अपने लिए रखी हुई हैं, क्या अस्पताल, क्या अदालतें, क्या हर चीज। जी बिल्कुल, हर काम वो अपनी मर्जी का करते हैं। जी सर। तो अगर असेंबली में बिल पेश किया जाए, इस पे बैन लगा दिया जाए कि जिस बंदे का पैसा मुल्क से बाहर है वो पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं लड़ सकता, असेंबली में नहीं बैठ सकता, या जिसकी जायदादें बाहर हैं, सबसे पहले वो अपना जो पैसा है अपने पास रखें, लेकिन बैंक पाकिस्तान का इस्तेमाल कर। जी भाई रफीक भाई, मसला ये कि जिन्होंने असेंबली में कानून बनाना है सब ने अपने पैसे बाहर रखे हुए हैं, तो जाहिर है वो क्यों बनाएंगे या वो क्यों ये सब कुछ करेंगे? यही तो मसला है जिसकी वजह से घूम घूम के वहीं आते हैं। हाँ, अगर आप ये भी सवाल पूछें कि कॉटन बेल्ट में शुगर केन और शुगर मिल्स क्यों होती हैं, उसका भी जवाब। और ये कानून तो ये भी है कि 40 किलोमीटर के रेडियस में एक ही शुगर मिल होगी। चार हैं, 5 हैं। शाहिद बाजवा हैं जी गुजरांवाला से। जी शाहिद साहब। जी भाईजान, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ। एक दिन ना जियो न्यूज पे ब्रेकिंग न्यूज आई जी। वो कह रहे थे शाजिया मरी आई, वो आप ही कहने लगी इमरान खान चोर, इमरान खान के बच्चे बाहर, इमरान खान बनी गाला में खर्चा काम से करता है। ये कौन सी ब्रेकिंग न्यूज ये वाले दे रहे हैं? नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखें जी फरमाइए। ये हम अपने बच्चों को शाजिया मरी का क्या बता रहे हैं? वो गालियां निकाल रहे हैं, वो आप ही कह रही है वो चोर है, वो डाकू है, वो ये है, वो इस तरह मेरा ख्याल है कि सर 90% ब्रेकिंग न्यूज खत्म हो जाएगी। हाँ। अच्छा मुझे ये समझ नहीं आती। अच्छा ये चूंकि हर सियासतदान से लेके सब तक कहते हैं, लेकिन तो अब ये कोई आप कोई भी ब्रेकिंग न्यूज ले लें आउटसाइड ऑफ द लास्ट 2-3 डेज, यही है। नहीं, लेकिन मसला तो ये जाहिर है हमें भी देखना चाहिए ना कि हम ब्रेकिंग न्यूज उसको ये तो हमारी डिबेट 10 साल से चल रही है। यार मसला ये है कि जितने भी टॉक शोज है ना उन पे नीचे बिल्कुल कॉर्नर में लिखा होना चाहिए 18+। वो एक अलग बात है कि मैं ख्याल इनके जो इशारा है ना, वो इशारा क्या मतलब, वो ये सुबह से चल बिल्कुल वो जो लाल लाल डब्बे घूम रहे होते ब्रेकिंग, आप सही कह रहे हैं कि शादियां मरी हो गई या कोई भी हो गया, क्या है किस कॉन्टेक्स्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है ये रिपोर्टर को भी नहीं पता होता। कैमरा है कि जी फला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वो शुरू हो जाता है। आपको रिपोर्टर को पता होना चाहिए कि किस बात के ऊपर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्या उसका बैकग्राउंड है, थोड़ा सा जैसे नॉर्मली होता था। अब वो 11 वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, करनी तो उन्हें अपनी मिनिस्ट्री के बारे में चाहिए। ये कि एयर टाइम भी तो मुफ्त में भरना होता है, वो भी 24 घंटे। हाँ। नहीं तो दोनों साइडों का फिर फायदा है ना, वो उन्हें एयर टाइम मिल रहा है, ये एयर टाइम। हाँ, तो ऐसा ही है इसको कहते हैं विन विन, ऐसा ही है। हाँ, वन विन विन, हम सब एक पेज पर। ये मोहब्बत में थोड़ी कर रहे हैं, एयर टाइम फिल कर रहे हैं, ये कोई लागत नहीं है, मुफ्त का काम है, इश्तिहार भी मिल रहे हैं, बेहतरीन। अच्छा, फिर उसके बाद आप दूसरे के भी बयान ले सकते हैं ना कि जी देखिए ये आपके बारे में ये बोल रहे हैं, आपका क्या ख्याल है, तो दूसरी हेडलाइन बन जाती है आपकी, एक और सुर्खी हो जाती है। तो इट्स ब्यूटीफुल यार, एक्चुअली पूरा इकोसिस्टम है। एनीवे, आप इजाजत ले सकते हैं। मैं इजाजत लेता हूँ, मंडे को दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।